चलो। हाँ भाई, आज अपन शुरू करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही लॉ तुम लोगों ने किसमें पढ़ा था, ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां हमने क्या कहा था, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय। जो पहले काम वहां पे मास कर रहा था, यहाँ पर कौन करेगा, चार्ज। जी की जगह के आ जाएगा। तो बाकी दोनों फोर्स, जो भी फोर्स होती है वो दोनों चार्जेस के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है, प्लस उसके डिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर अगर एक में चार्ज बना दूं, एक के पास Q1 चार्ज और दूसरे के पास Q2 चार्ज, और इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अगर R लेंगे हम, देन Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पर और Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पर। क्या ये बात सबको समझ, दोनों समझ में आती है? अब ये जो फोर्स है F, ये प्रोपोर्शनल होगी दोनों के चार्ज के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर के। तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसमें जो K होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁻⁹ यूनिट क्या होगी, तो वही के को अकेला कर दो, न्यूटन, आर को उधर ले जाओगे तो मीटर स्क्वायर, और दोनों चार्जेस की कूलम कूलम तो कूलम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी के की यूनिट हो गई। अच्छा, के की वैल्यू प्लस यूनिट। अब क्यू हमारा चार्ज होता है और आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। कोई डाउट यहां तक तो प्लीज मुझे बताएं। पक्का क्लैरिटी है? अब ये जो के होता है, इसके ऊपर थोड़ा और अंदर जाए तो एक्चुअली इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये होता है परमिटिविटी। अब थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, और ऐसा एक और वर्ड आएगा, एक ये तो है परमिटिविटी, दूसरा आएगा परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी याद कैसे रखना है? परमिएबिलिटी आता है मैग्नेट, मैग्नेट से जो रिलेटेड होता है। ठीक है, तो परमिएबिलिटी में बी आता है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो बी होता है, कैपिटल। 10वीं में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इस तरह से याद रखना है। तो परमिएबिलिटी में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आती है, बी आता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। और परमिटिविटी अपने आप किससे रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से। परमिटिविटी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पे कितने आराम से चल सकती है, ट्रैवल कर सकती है एक तरीके से। ठीक है, या किसी चीज को कितनी आराम से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचा सकते हो। मोटा मोटा ये लॉजिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की वैल्यू है, विच इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जो ऐसा यूनिट होगी वो रिवर्स होगी किसकी? जो ऊपर था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। रिलेट करना ध्यान रखना है। क्लैरिटी यहां तक? अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, अब जब भी एक लाइट, एक दो चार्जेस मान लो हवा में है या वैक्यूम में, किसमें, हवा में या, हवा या वैक्यूम, अगर हवा में है या वैक्यूम के अंदर है, तो जो के होगा या मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज। लेकिन अगर वो किसी और मीडियम में आ गया, अगर वो किसी और मीडियम में आ जाता है, तो उस पे जो नेट फोर्स है वो हमेशा कम होगी, हमेशा। हमेशा क्या होनी है, कम। कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लैरिटी है या नहीं? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक वर्ड तुमने सुना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, जब भी लाइट रे वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाएगी, तो जो लाइट की स्पीड होगी वो हमेशा क्या होगी, कम। ये कुछ कुछ वैसा ही है। नहीं, यही बात समझ में? कोई भी डाउट? हाँ भाई, तेरे को तो जैसे लाइट 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, लाइट रे जब वैक्यूम से किसी और मीडियम में जाती है, तो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। ऐसा ही होगा वैक्यूम से जब भी किसी और में जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम वैक्यूम से किसी और जगह हम देख रहे हैं, मतलब दो चार्ज को मैंने वैक्यूम में रख दिया, और फिर उन्हीं दो चार्जेस को पानी के अंदर रख दिया। तो अब जब मैं पानी के अंदर रखूंगा, तो जो वो आपस में जो नेट फोर्स होगी एक चार्ज पे, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्या, नेट फोर्स। नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर वो कम हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? क्लैरिटी है पक्का? कोई भी डाउट इसमें? अब कितनी कम होती है, ये डिपेंड करेगा। जो कांस्टेंट है जो इसको बताता है, उसे हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ये एक से बड़ी होगी। अगर एक है तो हमें पता ही है कि वैक्यूम या एयर की बात कर रहे हैं, और अगर एक से बड़ी होगी तो वो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल टू मटेरियल चेंज हो सकती है। कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ देखो, एप्सिलॉन आर, आर लिखा, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका जनरली यूज होगा कैपेसिटर्स के अंदर। सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर्स पढ़ोगे, वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे इसको, लेकिन बात सब सेम है।
नहीं बस कोई डाउट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में जब ट्रैवल करेगी तो उसके लिए एक एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा आ जाता है, जो हमें बताता है कि फोर्स कितने टाइम्स कम हुई। नहीं बस मतलब पहले एयर में थी 100 न्यूटन, पानी के अंदर डालने पे आज हो गई 10 न्यूटन, तो 10 गुना से कम हो गई। तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना हो गया? 10। नहीं बस उसको के भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं या फिर के बोलते हैं। के जनरली आपका कैपेसिटर्स में बोला जाएगा, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या जो हम फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो करेंगे उसमें आपको एप्सिलॉन आर बोलना पड़ेगा। इसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट? ओके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम लॉजिक। क्लियर है यहाँ तक? परमिटिविटी फ्री स्पेस की कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻11। किसी और मीडियम की क्या होगी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम? तो वही फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। माइनस का है बेटा? 10⁻⁻12 है ये। 11 मैंने गलत लिखा है, 10⁻⁻। कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ? पक्का क्लैरिटी है ओम तेरे को? हो गया भाई? ये वाली लास्ट पार्ट ये तुमने 11th में भी कुछ ऐसा किया है, थोड़ा सा मैं रिलेट कर देता हूँ शायद ध्यान रहे। जैसे तुमने पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती थी? डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। याद है? तो मटेरियल की डेंसिटी क्या हो जाएगी? सीधी सीधी डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल मल्टीप्लाइड रिलेटिव डेंसिटी वो डेंसिटी ऑफ वाटर। बिल्कुल सेम लॉजिक है, बस में रिलेटिव, उसमें रिलेटिव यहाँ है, इसमें ये है, और इसमें इसमें वाटर था और इसमें क्या है? वैक्यूम। बस एग्जैक्टली सेम है। क्या बात समझ में आ रही है? रिलेट हो पा रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब हमने क्या कहा? प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? तो ये जो फोर्स होती है इसमें एक्चुअली कहीं ना कहीं थर्ड लॉ लगता है। किसका थर्ड लॉ? न्यूटन का थर्ड लॉ। क्यों? क्योंकि एक ने एक्शन दिया, दूसरा रिएक्शन की तरह होता है। दोनों जो फोर्सेस होंगी, जैसे इसमें अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अलग से बना लूं इन द सेंस, तो एक चार्ज हमारा Q1 था, दूसरा चार्ज क्या था? Q2। एक है 1 और दूसरा है 2। अच्छा, 2 ने किस पे फोर्स लगाई? 1 पर। 1 ने किस पे फोर्स लगाई? 2। तो जब 1 पे फोर्स लगी है, किस पे लगी है? 1 पर। कौन लगा रहा है? 2। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लैरिटी है यहाँ तक? अच्छा, दोनों के बीच में दूरी कितनी? r। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का क्लैरिटी है? अच्छा, ये जो फोर्सेस हैं क्या F12 जो वेक्टर है वो F21 के वेक्टर के बराबर है, और यहाँ नेगेटिव साइन आएगा बीच में, क्योंकि एक एक्शन है और दूसरी रिएक्शन। इसमें कोई भी डाउट? एक्शन रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे होते हैं, देखो दोनों अलग अलग बॉडीज पर है, सेम टाइम पे होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, सब होता है। कोई डाउट? इसके बाद अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जैसे Q1 Q2 और Q3 है, 3 चार्जेस हो गए। अब ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे यहाँ पे मान लो हम 4 लोग बैठे, तो मैं इस पे भी फोर्स लगा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, इस पे भी लगा रहा हूँ, और तुम पे भी लगा रहा हूँ, और तुम तीनों मुझ पे लगा रहे हो सीखने के लिए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अगर इस लॉजिक से समझे तो ये कुछ ऐसा है कि ये जितना पढ़ना चाह रहा है ये बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा हो कि तुम यहाँ प्रेजेंट हो या तुम यहाँ प्रेजेंट हो। इसकी जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है तुम्हारे होने से। मेरे पे नेट फोर्स बदलेगा, मेरे पर नेट फोर्स बदलेगा भाई, तुम 3 हो, 30 होंगे, नेट फोर्स मेरे पे चेंज होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा सीखना चाह रहा है तो उसकी वो फोर्स कांस्टेंट रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसका अगर कहीं और डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो, अगर मैं अभी की कंसिडर, चार्ज के रिस्पेक्ट में होता है कि भैया उसे कोई मतलब नहीं है चाहे वहां पे कुछ भी होता है। अगर ये चार्ज जितनी फोर्स लगा रहा है वो तुम्हारे होने के बाद भी उतनी लगाएगा, और तुम्हारे ना होने पर भी उतनी ही लगाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट का मतलब क्या हो गया? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है या नहीं? पहला पॉइंट क्लियर है या नहीं? पक्का? अगला, एक्शन रिएक्शन। ऑलरेडी बता दिया कि एक एक्शन होगी और दूसरी मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तीनों चीजें समझ में आ गई। अगला आता है इनवेरियंस। अब ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे पेपर के हिसाब से कुछ नहीं पूछते, एक्चुअली जनरली पूछा नहीं जाएगा जितना मैंने देखा पिछले साल के पेपर में। इनवेरियंस के बारे में ज्यादा डिस्कस है नहीं, लेकिन बेसिक आइडियोलॉजी में इसमें डिफरेंस वो आता है। क्या होता क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट तेजी से चलता है ना तो उसका मास ना बढ़ जाता है। जब एक ऑब्जेक्ट तेजी से चलता है तो उसका मास बढ़ जाता है। ये इक्वेशन आएगी तुम्हारे आगे जाके आएगी,
जिसे कहते हैं एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, किसी बॉडी का भी जो मास होगा वो क्या होगा, उसका रेस्ट मास, रेस्ट पर उसका कितना मास है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी उसकी वेलोसिटी, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है उसका मास भी बढ़ता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन्स तो, अब ये होता गया है कि भाई जब बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, जैसे लाइट की स्पीड के पास वेलोसिटी आ जाए 10⁸ मीटर पर सेकंड तक, तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज होने लग जाती है, 33% तक मास बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में दे देता हूँ, जैसे मान लो किसी की वेलोसिटी हो गई 10⁸ एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या हो जाएगा, एम नॉट इंटू 1 माइनस 1 इन 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम नॉट डिवाइडेड बाई 10⁸ से 10⁸ गया, स्क्वायर किया तो 1/9, 1 माइनस 1/9 का अंडर रूट, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3/2√2 एम नॉट। बात समझ में आ रही है नहीं? अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा चेंज हो गया, बढ़ गया मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? 8/9 आया ना, हाँ 2√2, ठीक है। अभी थोड़ा सा ही बढ़ा, शायद 10% बढ़ा होगा, लेकिन बढ़ गया। क्लैरिटी है? अब क्या चार्ज भी बढ़ता है? तो चार्ज नहीं बढ़ता। वेरिएंस मतलब वेरी होना, इनवेरियंस मतलब वेरी नहीं होना। ये वैसा है कि वैलिड मतलब जो वैलिड है, इनवैलिड मतलब उसका उल्टा होगा। तो इन मतलब उल्टे के लिए यूज होता है। तो इनवेरियंस को तुम हमेशा पढ़ो वेरियंस से रिलेटेड। वेरियंस मतलब वेरी हो रहा है, इनवेरियंस मतलब वेरी। तो चार्ज वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई है नहीं? दैट चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी डू नॉट, डू नॉट vary because of speed of the object। कोई डाउट है इसमें तो प्लीज मुझे बताएं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज में कोई डाउट? ये चार पक्का क्लैरिटी है? कोई भी डाउट इसमें? बहुत बढ़िया। और देखते हैं। अब इसके बाद एक रूल आता है सुपर पोजिशन का। सुपर पोजिशन क्या है, मैंने बताया कि भाई ये आया तो इसने अलग फोर्स लगाई, ये आया उसने अलग लगाई, ये आया उसने अलग लगाई, तो तीनों फोर्स लगा रहे हैं। तीनों लग किस पे रही है, एक चार्ज पे। अब वो तीनों की दोनों फोर्स होती क्या, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। तो जो तीनों ऐड होंगी वो वेक्टरली ऐड होंगी। क्या बात क्लैरिटी है? अब इसको हम क्या कह देते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरी। खत्म, बेकार की बात यही है बस, कि भाई तीन फोर्सेस को ऐड करेंगे तो उसे सुपर पोजिशन थ्योरी कहेंगे। कोई नहीं पूछ रहा है इसको, तुम्हें ऐड करनी आनी चाहिए, ये पूछेंगे। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो सुपर पोजिशन थ्योरी, अगर सिर्फ थ्योरी की बात करें तो ये होती है कि भाई यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 चार्जेस लगे हुए हैं। 6 चार्जेस में से अब हमने कहा कि वन पे कितना चार्ज, कौन कितने फोर्स लगा रहे हैं, तो बाकी कितने बचे, 5। तो सारे फोर्स लगाएंगे, तो सारी जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R12। फिर Q1 Q3 R13, Q1 Q4 R14, Q1 Q5 R15। ये एक तरीके से वेक्टर फॉर्म मैंने लिखी है यहाँ पर, ध्यान से देखो। Q1 और 2, R12 F1 R12, सीधा सीधा। मतलब अगर मैं फोर्स 1 2 की बात करूंगा तो फोर्स 1 2 क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर। वेक्टर लगाओ, मैग्नीट्यूड लगाओ, ये प्रॉपर हो गया R12 यूनिट वेक्टर। ये स्टैंडर्ड है, इसको ऐसे ऐसे याद रखना। उसमें कुछ है नहीं, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, कोई नहीं है, ध्यान से देखो। बस वेक्टर को हमने नीचे डिनोमिनेटर में हमने उसमें मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो R12 का वेक्टर लगा के मैग्नीट्यूड लगाया। फिर स्क्वायर तो आना ही है क्योंकि R स्क्वायर होता है मल्टीप्लाइड बाय R12 का यूनिट वेक्टर। कोई भी डाउट हो तो उसको बताओ। पक्का क्लैरिटी है तीनों को? पक्का और बढ़िया। ध्यान से देखते हैं, ये बेसिक आइडिया है हमारा। और यही चीज फिर आगे एक चीज सीख ली, उसी को रेसिप्रोकेट करते जाओ। जैसे ग्रेविटेशन में भी सेम होता था, बस यहाँ माइनस आ जाता था, -GM1m2/R12 का स्क्वायर। अच्छा ऐसा ही क्यों, एक बार थोड़ा और क्लैरिटी देख लो। क्योंकि जब मैं लिखता हूं फोर्स F12 तो उसका मतलब मैंने क्या बताया, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। पक्का क्लैरिटी है? ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूं R12 एक्चुअली क्या बोल रहा है कि मैं R1 पे जा रहा हूं, कहां से, R2 से। बस ये थोड़ा सा चेंज होता है, R1 माइनस R2। क्लैरिटी है यहां तक या नहीं?
जनरली R21 लिखते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि F12 लिख रहे हैं इसलिए ये लिखा हुआ है। तो R1 से कहाँ तक, R2 तक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा कि हम 2 से जा रहे हैं, किधर की तरफ, 1 की तरफ। तो 2 हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और 1 हमारा फाइनल, मतलब यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट होता है और ये इनिशियल। इसमें थोड़ी सी दिक्कत समझने में रहती है। पक्का क्लैरिटी है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है ना, ऐसे ही R12 में भी यही चीज है। नहीं आया? हाँ भाई, तेरे को हो, पक्का क्लैरिटी है? ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, वेक्टर फॉर्म हमारी ये वाली होती है। चार्जेस को इसमें अपने चार्ज के साथ रखते हैं, पॉजिटिव आएगा तो और नेगेटिव आएगा तो। अगर आप ध्यान सुनना, दोनों पॉजिटिव हुए तो क्या पॉजिटिव फोर्स आएगी, पॉजिटिव फोर्स आएगी। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्शन। मतलब अगर फोर्स पॉजिटिव है मतलब उस पर क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रही है। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जब ये फोर्स F पॉजिटिव आती है तो क्या हो जाता है, रिपल्शन। और यही फोर्स अगर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो फोर्स तुम्हारी क्या हो गई, नेगेटिव। और फोर्स नेगेटिव हो गई तो मतलब अट्रैक्शन। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। ये जब तक क्लैरिटी से समझ में नहीं आएगी तब तक बाकी चीजें भी नहीं आएंगी। क्योंकि अब क्या होता है, जैसे इस साल इस फॉर्मूले के ऊपर चीज आई है, इसी फॉर्मूले के ऊपर। तो 2003 में शायद लास्ट टाइम आई थी, सबसे बात हो रही थी मेरी। और एक अब इस साल आई है। जेई वगैरह में तो आती रहती, भी बहुत आती रहती है। लेकिन क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिजिकल्स टू KQ1 Q2 बाय R², लेकिन वो क्या कह रहा है क्या चीज, वो नहीं समझ में आती। तो सब पहले तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला क्या कह रहा है, उसके बाद चीजें और धीरे धीरे करके सीखेंगे। पहले ये चीज क्लैरिटी है या नहीं, फॉर्मूला क्लियर, इसकी वेक्टर फॉर्म क्लियर जो ये वाली है, कोई भी डाउट इसमें, कंफर्म्ड। क्योंकि इसका एक वेक्टर क्वेश्चन आएगा, या अभी एक वेक्टर क्वेश्चन आएगा तब कराते हैं, अभी पहले इसको इतना समझ लो। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखो क्या बोला उसने। उसने बोला व्हाट इज द फोर्स ऑन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज टू दिस एंड प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बस ध्यान क्या रखना है कि भाई एक चार्ज ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, एक को 2 × 10⁻⁷, एक 3 × 10⁻⁻⁷। व्हाट इज द फोर्स, एक तरीके से उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा, उसे डायरेक्शन से कोई मतलब। तो सीधा सीधा क्या लगना है, के Q1 Q2/R²। क्या Q1 पता है हमको, क्या Q2 भी पता है, R भी पता है, R कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई कितना, 30 का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? सही किया है हमने सब, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। गुड, तुमने पढ़ लिया बेटा, फिर भी नहीं बता रहे हो। 30 को क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो पहले 30 सेंटीमीटर लिखा, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, 30/100। अब इसको करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/100 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करके आएगा तुम्हारा आंसर हो। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का क्लैरिटी है? ओके, अगला देखते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1.1। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम। इसको माइक्रो कहते हैं, पता है? नहीं, म्यू को माइक्रो कहते हैं, पक्का। कूलम। अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, एक और स्फीयर है, उस पे चार्ज कितना है बेटा, -8.8 माइक्रो कूलम। अब वो कह रहा है इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी है, 0.2, ये फोर्स हो गई। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। अब देखा जाए तो पिछले वाले केस में के Q1 दे रखा था, Q2 दे रखा था, R दे रखा था, F निकालना था। इसमें F दे रखा है, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, R निकालना है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत? अच्छा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट वन। क्या वो, सॉरी, हाँ और क्या, माइक्रो कूलम को कैसे लिखोगे पहले, मान लो Q1 लिखा तुमने विच इज 0.4 माइक्रो कूलम, तो पहले इसको लिखना ढंग से, कैसे, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो लिखते हैं 4 × 10⁻⁷ कूलम। फिर Q2 क्या लिखोगे, 0.8 माइक्रो कूलम माइनस, तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, 8 × 10⁻⁷ कूलम। क्लैरिटी है? अच्छा, उसने पहले बता दिया कि नेगेटिव है। अच्छा, फोर्स जो होगी वो अट्रैक्टिव होगी, ये चीज समझ में आ गई होगी, एक पॉजिटिव है और दूसरा। तो फोर्स जो होगी किस पे, द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट वन, सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो कितनी हो जाएगी, -0.2 न्यूटन। डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, ये फोर्स थोड़ी चेंज होगी, नहीं आई बात समझ में?
पक्का क्लैरिटी है? कोई डाउट? खत्म, यही है। क्योंकि यहाँ भी ज्यादा डायरेक्शन इधर उधर की बात नहीं हो रही। तो इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का मतलब मैं क्या बता रहा था, अट्रैक्टिव बता रहा था। आंसर भी एनसीईआरटी में यही है, 0.2 न्यूटन अट्रैक्टिव। क्लियर है? और आंसर वो डिस्टेंस आएगा दोनों के जो कैलकुलेट करोगे। क्या आंसर है? अरे तो ठीक है ना, मतलब अगर 0.2 तुम्हारा फाइनल में आ गया, 1 2 आएगा मीटर में, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया 12 सेंटीमीटर में, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब तेरा आर की वैल्यू आएगी वो 12 नहीं आएगी, वो कितनी आएगी? 100 आएगी। ये समझ में आना चाहिए। क्लैरिटी है क्या कह रहा हूँ? जब तुम इसको आर को सॉल्व करोगे, करूँ मैं या समझ में आ गया है? मल्टीप्लाई डिवाइड ही है भाई। तो वो 12/100 आएगी, उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो 12 आ जाएगी। बस ये लॉजिक। ओके, इसके बाद अगला देखें। अगला क्या कह रहा है वो, कि टू इंसुलेटिंग चार्ज copper sphere A and B having their center separated by 50 centimeter, what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge of each is this, the radius of A and B are negligible compared to the distance। एक तरीके से वो कह रहा है कि भाई ये एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर का, और उस पर नेट फोर्स निकालो, निकल जाएगी। कोई डाउट? सेम सवाल है। 12वां सवाल ऐसा था। 12वें का, हाँ दोनों पे सेम चार्ज है, ऑब्वियसली यस। ठीक है। What is the force of repulsion if each sphere is charged double and the distance is half? चार्ज डबल हो गया और डिस्टेंस हाफ हो गया। तो चार्ज डबल हुआ दोनों पे, तो 4 गुना तो ऐसे ही हो गया, और डिस्टेंस हाफ हो गया। डिस्टेंस नीचे था और उसका भी स्क्वायर था, तो 1/4 वो हो गया, और 1/4 ऊपर चला जाएगा तो 16 टाइम्स आ जाएगा। करके दिखाऊं सेकंड वाला, या समझ में आ रहा है? हाँ बता। इसमें ऊपर एरिया है, वो तो इसमें एक्सिबिशन पे रेडियस भी गिना जाएगा, तब ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, वो आएगा, मैं कराऊंगा वो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? क्लैरिटी है? ओके, पक्का समझ में आ गया है? कर लोगे या मैं एक क्वेश्चन बी वाला पार्ट कराऊं? बी वाला कर लेंगे, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे बता देना। सपोज द साइज ऑफ ए एंड बी इन एक्सरसाइज दिस हैव आइडेंटिकल स्फीयर्स। अब हम मान रहे हैं कि ए और बी क्या है, ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज। साइज सेम रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में नहीं पता। वो पता होता तो हम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन अभी हम इसीलिए सेम मान रहे हैं क्योंकि अगर साइज सेम होता है तो फिर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या होगा, सेम। क्लैरिटी है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि अब उसने क्या, इसने किया क्या, एक थर्ड स्फीयर लिया ऑफ सेम साइज। ठीक है, अभी काम करता हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी लगेगी हमें भी। शेप ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। एक छोटा स्फीयर ये हो गया, एक छोटा स्फीयर ये हो गया, ज्यादा बड़े हो रहे हैं वैसे दोनों, कम कर लेते हैं। ये रहे, ध्यान से सुनो। एक छोटा स्फीयर ये, एक छोटा स्फीयर ये वाला, ये दो स्फीयर हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इस पे चार्ज कितना था, अभी ऊपर वाला ही चार्ज था, है ना, दोनों पे चार्ज सेम था। ये वाली वैल्यू, अभी मैं इसको नहीं ले रहा, इसको क्यू मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या मान लिया मैंने, क्यू। इस पे भी कितना है, क्यू। अब किया क्या, इसको उठाया, एक और चार्ज लिया, एक और स्फीयर लिया। देखो क्या कह रहा है वो, अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज। किससे? अनचार्ज है। हाँ हाँ, कर तो रहा हूँ। अ थर्ड चार्ज स्फीयर लिया उसने, वो क्या है, अनचार्ज है। अब उसको क्या किया, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट वन, पहले के कांटेक्ट में लेके आए। जैसे ही कांटेक्ट में लेके आए तो दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एक के पास क्यू है, इसके पास है ही नहीं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू। तो डिस्ट्रीब्यूट होके क्या हो जाएगा, इसके पास भी Q/2 आ जाएगा और इसके पास भी। ये बात समझ में आई या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। अब मैंने अलग कर लिया इसको, तो अब इसके पास Q/2 रह गया, इसके पास Q/2 रह गया। कोई डाउट? देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड वन। अब दूसरे कांटेक्ट में लेके गए, तो इसको उठाया और वो ये पूछने आया, और भाई हालचाल कैसा। ध्यान से देखो, इसको अलग ले लेते हो। अब सेकंड केस क्या हुआ, कि इसको लेके आए, इसको इधर ही ले लेते हैं, काम करते हैं, ऊपर ही रख लेता हूँ। तो इसको यहाँ बीच में ले आया। अब क्या किया यहाँ पे, इसको यहाँ लेके गए, अब इसको कह दिया कि यहाँ इससे टच करा दिया। अब जैसे ही टच हुआ तो अब इनका टोटल चार्ज देखो कितना है, क्यू और Q/2, तो कितना हो गया, 1.5 क्यू। वो भी डिवाइड हो जाएगा, या 3/2 लिख सकते हो, तो अब क्या हो जाएगा, 3/4। तो दोनों पे चार्ज कितना आ गया, 3/4 क्यू। इस पे भी कितना आ जाएगा, 3/4। नहीं आई बात समझ में? कोई डाउट?
तो अब इस पे q/2, इस पे 3q/4 और इस पे 3q/4। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी? ए और बी तो यही थे भाई, ये ए था, ये बी था और ये सी, ये ए और ये बी। अब ध्यान से देखो, ये सी सही है बेटा, सही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं अब ए और बी के बीच में कितना होगा? क्लैरिटी है या नहीं? अच्छा, दूरी अभी भी सेम ही रहेगी जो ऊपर वाली थी, दूरी में चेंज नहीं आएगा। तो क्या लिखे हम? तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/r², के Q/2 3Q/4 डिवाइड बाय 50 था ना ऊपर, देखो 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? 50/100 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कटेगा, 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। तो 4K Q² मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8। नहीं आई बात समझ में? तो 4 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3/2 KQ², 3/2 KQ। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, Q कितना ऊपर वैल्यू दे रखी है? 6.5। हाँ, कितना है यहीं पे कर ले, जगह नहीं कुछ हमारे पास है, उसको यहाँ रख लेते। हाँ भाई, तो क्या कह रहे हैं? 3/2 × 9 × 10⁻⁹ ये कितना था? 5 -7 तो -14 कर दें विदाउट भाई। देखो 9 से जाएगा 14 तो कितना जाएगा? 9⁻⁻5, 65 होता है, 7 6 42, 42.25 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 9 × 27 नहीं है बात समझ में? ये कितना आ गया? 13.5 आ गया। 13.5 इंटू 42 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई करोगे, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे तो अभी लिख सकते हो, 4.225 लिख सकते हो, 1.35 लिख सकते हो, 10 की पावर कितना रह गया? -3 रह गया। अब 4 को 1 से करोगे अराउंड कितना आएगा? जो भी आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट देख लो, 5.7। यार फिर तो नहीं आ रहा, हमारा नहीं आता रहा है, सही तो है। क्लियर है? पक्का? निकल गया। बाकी तुम थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी राइटिंग में एक बार अपने आप ढंग से लिख लेना। स्टैंडर्ड सवाल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ओके। क्या कह रहा है देखो, ये HC वर्मा का सवाल है। फाइंड द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन द टू चार्जेस एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। दो चार्ज है 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे हुए हैं, सबसे छोटी फोर्स कितनी पॉसिबल है इस पे? तो सबसे छोटी फोर्स लग सकती है। सबसे पहले तो फोर्स किसके बराबर होती है? KQ1 Q2/r²। आर तो फिक्स हो गया, कितना? 1। क्लैरिटी है या नहीं? अच्छा, के भी फिक्स है। अब मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है भाई? मिनिमम फोर्स के लिए मिनिमम चार्ज चाहिए। मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो मतलब अगर दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो क्या मिनिमम फोर्स है? तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? KE²। आंसर। इससे छोटी फोर्स पॉसिबल नहीं है। क्लैरिटी है या नहीं? स्टैंडर्ड सवाल। ठीक है, ओके। फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन 1। अब ये 3 चार्ज दे रखे हैं और उस पर नेट फोर्स 1 पे निकालनी है। बिल्कुल ऐसा ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में करेंगे, तो तब मैं बोलूंगा कि भाई डायरेक्ट करो, अभी यहाँ पे सीख लो वापस से। इसमें बेसिक चीज क्या चाहिए? एक तो मैं डायमेंशंस, बेसिक मैथ्स पता होनी चाहिए, बेसिक वेक्टर पता होना चाहिए, दैट्स इट। बेसिक मैथ्स और बेसिक वेक्टर, बस इतना ही पता होना चाहिए। इतना पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करें। अच्छा, 1 पर फोर्स निकालना है, इसको 2 मान लो और इसको 3। चलो, 2 लगाएगा फोर्स 1 पर, कितना रहेगा? इधर नीचे। 3 लगाएगा 1 पे फोर्स, किधर आएगा? लेफ्ट साइड। कोई डाउट? तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कोई डाउट? ये एंगल कितना? 60। ये एंगल कितना? 60। रीजन करना बेटा वहां से।